हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बिल्कुल मज़े में होंगे। एग्जामिनेशन बहुत करीब है लेकिन प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीक़ा से चल रहा होगा। नो डाउट, कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। मैं लगातार आपके सपोर्ट में, आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू लेक्चर दिए जा रहे हैं। कंटिन्यू लगातार बेटा, जब तक आपका परीक्षा होगा तब तक मैं आपको एग्जामिनेशन के डे तक आपको प्रिफर करूंगा। कहीं से कोई दिक्कत होगा, बहुत बच्चे का कंप्लेन था सर आईईआरटी का, आईईटी का क्वेश्चन जो होगा इसी से आएगा। बेटा थ्योरी में बार बार आप लोग को कहता हूँ कि थ्योरी यही पढ़ना है, 9, 10, 11, 12 टोटल कॉन्सेप्ट। और हम जब एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन को तो वहाँ पर जीरो से उठाते हैं और जीरो से हीरो बना के छोड़ते हैं, यानी जीरो से लेके इन्फिनिटी लेवल तक आपको ले जाते हैं। और एक एक चीज़ को, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीज़ को, जो जटिल से जटिल चीज़ होता है उसको सरल भाषा में और सिंपलर से सिंपलर फॉर्म में, साधारण से साधारण रूप में आपको तोड़ के पारदर्शी करके बिल्कुल दिखा देते हैं। तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का भी लेवल बहुत बेहतर होता है। आप ही लोग का क्वेश्चन है, आप ही लोग के एग्जामिनेशन पॉइंट से, आप ही के एग्जामिनेशन में पूछा गया सारे क्वेश्चन हैं ये लगभग क्वेश्चन। और उसी के आधार पर जो मोटिवेट करके कैसे क्वेश्चन दे सकता है वैसे ही क्वेश्चन हम फॉर्मुलेट करके सेट करके आपको बताते हैं कि आगे क्या संभावना है पूछा जा सकता है। एक लॉन्ग टाइम का जो परिश्रम है, एक लॉन्ग टाइम का जो मेहनत है, उसके हिसाब से दिमाग लगाते हैं कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो फिर से आपके बीच मैं उपस्थित हूँ, फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सा आपका सेट लेके, जो आपका केमिस्ट्री का सेट होने वाला है। आज जो केमिस्ट्री का सेट होगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इसमें भी बेटा लाए गए हैं। इससे पहले आप लोग को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि केमिस्ट्री का सेट शारदा वाले के द्वारा कैसा दिया जाता है, किस ढंग का सेट फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे उसको समझाते हैं, क्या करते हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो आज के मॉडल पेपर टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आज का जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है उसका हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। लेकिन एक चीज़ बेटा याद रखना है, क्या सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट पहले कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। कर दिए? मार दिए? मारे? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखने से लग रहा है कि होना चाहिए केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया जो H2O2 की अम्लीय प्रकृति इंगित करता है। इसमें आपको 4 केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अभिक्रिया होगा जो एसिडिक बिहेवियर को शो करने का काम करता है, एसिडिक नेचर को बताने का काम करता है, अम्लीय प्रवृत्ति को बताने का काम करता है। मैं बेटा बता दूं आपको, H2O2 जो होता है इसके विषय में हम बहुत कुछ आपको बता चुके हैं कि यह आपका हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर यानी कठोर पानी, हार्ड वाटर यानी कठोर पानी, या फिर कड़ा पानी भी कह सकते हैं, इसको खड़ा पानी बोलते हैं। कठोर जल है, कठोर पानी है, या फिर इसको हम लोग खड़ा पानी भी बोलते हैं, या समुद्री पानी भी हम लोग बोल सकते हैं। ये हार्ड वाटर जो होता है इसके पास दोनों बिहेवियर पाया जाता है। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है और इसके साथ साथ एज वेल एज कौन सा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग के साथ साथ आपका रेड्यूसिंग एजेंट भी होता है। ऑक्सीकारक तत्व भी होता है और अवकारक तत्व भी होता है हमारा कौन, हार्ड वाटर। दोनों की तरह काम करता है। हमको पूछा जा रहा है अम्लीय प्रवृत्ति, तो अम्लीय प्रवृत्ति आप लोग जानते होंगे, एसिडिक बिहेवियर पीएच मान के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो 7 से कम होगा। ठीक है, अगर ऐसे हम देखेंगे तो जनरली साइंस के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जिसके पास H+ आयन होगा उसको अम्लीय बोलेंगे, और जिसके पास OH- आयन होगा उसको हम क्षारीय बोलेंगे, और जिसके पास H2O होगा वो आपका न्यूट्रल होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो दिखाया गया है ये 4 इक्वेशन, ये चारों इक्वेशन में कौन अम्लीय होगा वही आपको बताना है। तो बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप अगर चेक करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका Ba दिया हुआ है, यहाँ OH पर आपका -1 होता है, 2 OH है तो -2, तो यहाँ पर +2 हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन पर आपका -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो -4, तो इस पर आपका +4 हो गया। इट मीन्स क्या, यहाँ पर बेरियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, इसका आपका +1 होता है,
और ये आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, -2 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, -2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देख रहे होंगे घटने का काम करता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा, घटने का काम करेगा। तो ऑक्सीजन का जब ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा इट मीन्स आपका रिडक्शन होगा। इट मीन्स आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जो रिड्यूस करता है वही आपको वहाँ से H+ को रिलीज करता है। जो रिड्यूस करता है वहीं से H+ को क्या करता है, रिलीज करता है। और वही आपका क्या कहलाता है, तो वही आपका अम्लीय प्रवृत्ति को शो करता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आप ऐसे इसको भी चेक कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी आप अगर चेक कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ऑलरेडी समझ में आएगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। आप अगर Ag का देखिएगा तो ऑक्सीजन पर आपका Ag2 है तो ये -2 होगा। तो इस पर आपका 2 Ag है तो एगो पर +1 हो जाएगा। यहाँ H2O2 ऊपर वाला ही बिल्कुल -1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं फ्री स्टेट में, फ्री अवस्था में, मुक्त अवस्था में कोई भी एलिमेंट पाया जाता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो आपका 0 होता है। तो Ag का 0 हो जाएगा, O2 का भी 0 हो जाएगा, इसका -2 हो जाएगा, इसका आपका +1 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर देखिएगा तो ऑक्सीजन दोनों काम कर रहा है। ऑक्सीजन -1 से 0 भी हो रहा है तो -1 से 0 हो गया तो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, और -1 से ऑक्सीजन -2 में जा रहा है, घट भी रहा है। तो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर को ये शो कर रहा है, दोनों बिहेवियर रिडॉक्स को शो कर रहा है। ये रिडॉक्स को, अम्लीय और क्षारीय दोनों बिहेवियर न्यूट्रलिटी को बता रहा है। जब यहाँ पर सल्फर का देखिएगा तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का -2 × 3 -6 हो जाएगा। यहाँ पर इसका +1 हो जाएगा। तो 2 है तो -6 में +2 को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -6 में +2 आप जोड़ेंगे तो -4 आएगा। तो ये आपका +4 हो जाएगा। बिल्कुल सेम पैटर्न से यहाँ पर देखिएगा इसका -1 और इसका भी कितना आएगा, -1। आप लोग बिल्कुल समझते रहिए। यहाँ पर आपका -2 × 4, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 गो पर -8, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 गो पर कितना, +2। तो -8 में से +2 को घटाइएगा तो -6 आएगा। तो इस पर आपका +2 आ गया। और इसके बाद इसका निकालिएगा तो यहाँ -2 होगा, यहाँ आपका +1 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसका भी चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लाए गए हैं। शुरू से लास्ट तक आप इस लेक्चर में बने रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन, एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पूरा इफर्ट लगाता हूं, पूरा कोशिश करता हूं, क्योंकि ये बनाया ही आप लोग के लिए जाता है। अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो मेरे बनाने से इसका कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत मेहनत लगता है बेचा, एक एक कॉन्टेंट निकालने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। और मैं जिस तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सारे बुक, बहुत सारे प्रोफाइल्स, बहुत जगह जगह से कंटेंट को निकालते हैं। ये ब्रेन ही तो है, कितना स्टोर करके रखेगा। अपना पूरा कोशिश करते हैं, उसके बाद भी सोचते हैं कि अगर कोई भी कंटेंट इससे छूटा हुआ है, इससे बेहतर अगर दिया जा सकता है जो औरों जगह बच्चे को नहीं मिलता है। आप कहीं भी चेक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन उठा के गूगल पर इधर उधर कहीं भी सर्च कर सकते हैं। आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको दिया जाए। तो एक जगह कहीं भी पूरा कंटेंट आपको मेरा देखने को नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके बीच क्या कहता है वो क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। कहता है कि रेडियम की द्रव्यमान संख्या 226 है, यानी रेडियम का आपका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 226 दिया हुआ है। इसका परमाणु संख्या रेडियम का आपका 88 दिया हुआ है। कहता है कि जब रेडियम परमाणु को, यानी रेडियम एटम को विखंडित करवाते हैं, विखंडित करवाना यानी डिकम्पोज या फ्यूजन करवाना, इसको जब तोड़ा जाता है रेडियम परमाणु को, तो परिमाणी आपको परमाणु यानी उसके बाद जो टूटने के बाद जो एलिमेंट आपको मिलते हैं उसका एटॉमिक मास नंबर 222 होगा और परमाणु संख्या आपका 86 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इस विखंडन में जो होगा वो क्या होगा, वो कहानी आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। क्या कहता है कि ये रेडियम जो है इसका एटॉमिक मास बेटा ऊपर नीचे दोनों 226, 81 आपको नाभिक अभिक्रिया दिया हुआ है। तो रेडियम को क्या करते हैं, न्यूक्लियर से बम्बार्डिंग करवाते हैं। एक न्यूट्रॉन से इस पर बम्बार्डिंग करवाया जाता है तो आपको क्या मिल जाता है, तो Rn का फॉर्मेशन होता है जो आपको 86 और 222 बनता है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर से आपका एनर्जी रिलीज होता है। स्पीड ऑफ लाइट, सी आपका स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा रे का फॉर्मेशन होता है और 3 गो न्यूट्रॉन यहाँ आ जाता है और ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से क्या करता है, इस चैन रिएक्शन को कंटिन्यू करने में मदद करता है। तो आपसे पूछा जा रहा था कि इसमें क्या सब बनता है, तो इसमें बेटा अल्फा रे जो होता है यानी अल्फे कण के फॉर्मेशन होते हैं। अल्फा कण क्या होता है, फॉर्म करता है। कौन सा कण निकलता है, तो इससे आपको अल्फा कण निकलता है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब कभी भी अल्फा कण का फॉर्मेशन होगा, अल्फा कण का निर्माण होगा, जहाँ कहीं भी अल्फा कण का निर्माण होगा, इसके बाद आप क्वेश्चन जब आएंगे परीक्षा में तो बेटा आपको ये याद नहीं रहेगा। ये याद नहीं रहेगा, हम तो इसलिए लिख देते हैं कि हो ना हो हम इससे कुछ आगे बढ़ जाते, पीछे बढ़ जाते। तो जब क्वेश्चन टाइप करके देता है तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कुछ गलती तो नहीं है, और जहाँ कुछ आता है तो उस समय जो दिमाग में कॉन्सेप्ट मेरे आते रहता है जिस समय देखते हैं तो उस चीज़ को हम प्रिंट कर देते हैं ताकि हमको समझाने में मदद मिले। और कहीं से बहुत सारे कंटेंट पहले सोचते थे दूर उसी समय पढ़ा देंगे तो छूट जाता था, ठीक है, और बाद में पश्चाताप होता था जब अपलोड कर देते थे, काश इसको इस तरीका से पढ़ा देते तो और बेहतर रहता। तो जो अल्फा कण होते हैं वो अल्फा कण का फॉर्मेशन अगर कहीं भी होगा तो आप याद रखिएगा जो मास नंबर होगा, परमाणु भार संख्या होगा, जो नए एलिमेंट बनेंगे तो पुराने वाले एलिमेंट जिसका नाभिक अभिक्रिया करवाए हैं हम, उससे आपका 4 यूनिट कम हो जाएगा, 4 इकाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो 226 से अल्फा कण का फॉर्मेशन होगा, हम इससे पहले भी दिखाए हैं, तो इसका 4 यूनिट मास आपका कम जाएगा और इसका एटॉमिक नंबर जो है, परमाणु संख्या जो इसका होगा वो एटॉमिक नंबर भी बेटा कमेगा, कितना से, तो 2 यूनिट से कमेगा। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन देता है नाभिक अभिक्रिया का, अगर वहाँ पर अल्फा रे का फॉर्मेशन होता है, जो अल्फा रे हम आपको दिखा रहे हैं, या अल्फा किरण का फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ पर जिस एलिमेंट का, जिस परमाणु के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं और उससे जो परमाणु आपको बनता है, उस परमाणु के भार में 4 इकाई का कमी आएगा, 4 यूनिट उसका भार कम जाएगा और उसका एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास 4 यूनिट कमेगा और एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या हो जाएगा वो आपको 2 यूनिट घट जाएगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा 88 से किस में बदल गया है, 86 में चेंज कर गया है। ये आप ध्यान में रखेंगे तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ गया समझ में, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। हम तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है कि नमी में उपस्थित नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है। बेटा सल्फर डाइऑक्साइड होता क्या है मैं आपको बता दूं। सल्फर डाइऑक्साइड, वैसे सल्फर का वैलेंसी वेरिएबल होता है। सल्फर जो होता है वो आपका, मैं आपको पहले बता दूं कि सल्फर आपका 6A ग्रुप का एलिमेंट होता है। 6A ग्रुप यानी 6A वर्ग का तत्व होता है और ये P ब्लॉक में पाया जाता है। किस ब्लॉक में पाया जाता है, तो P ब्लॉक में पाया जाता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या जो आता है वो -2 आता है। -2 से लेके +6 तक होता है, यानी इसके वैलेंसी जो होते हैं वो आपके वेरिएबल वैलेंसी होते हैं। इसका जो वैलेंसी आपका होता है वो वैलेंसी क्या होता है, तो वेरिएबल वैलेंसी होता है। इसके वैलेंसी आपको वैरी करते रहते हैं, एक दूसरे से क्या करते रहता है, वैरी करते रहता है। इसका वैलेंसी आपको -2 से +6। अब कहता है कि सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो बेटा जहरीला गैस होता है। कैसा गैस होता है, तो जहरीला गैस होता है। और माचिस को जो जलाते हैं और माचिस के जलाने के दौरान जो आपका गंध बाहर निकलता है, कहीं भी माचिस जलाइएगा तो माचिस आप जला के देख सकते हैं और उस समय आपके नाक में एक स्मेल आएगा, एक गंध आएगा। वो गंध किसके कारण आता है, तो यही सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आता है। किसके कारण आता है, यही सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आता है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, दोनों का काम करता है। तो यहाँ पर जब वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को नमी में डाल दिया जाता है, ह्यूमिड स्थिति में डाल दिया जाता है, तो वहाँ पर ये हमेशा आपको रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सल्फर डाइऑक्साइड बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। हवा या हवा कहते हैं, जल की उपस्थिति में या नमी की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड किसका काम करता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। एक बहुत अच्छा अपचायक हो जाता है। आ गया समझ में, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास है। जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं यह है, यानी किस यौगिक की मदद से आयोडोफॉर्म का निर्माण हो सकता है वो, और आयोडोफॉर्म है। देखो क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है, स्टेटमेंट देखो, जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं। भाई जिस यौगिक से बना सकते हैं इसका देने का कोई तुके नहीं था, आप पूछ रहा है कि यह है, रे कौन है, यह है कहने का मतलब कौन है, आयोडोफॉर्म है। यह है कहने का मतलब कौन है, आयोडोफॉर्म है। क्वेश्चन देखिएगा फॉर्मुलेट कैसे किया है क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे घुमाया है सो देखिएगा। जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, तो नहीं बेटा, यौगिक जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है वो आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो आपका होता है इथाइल अल्कोहल, जिसकी मदद से क्या बनता है, आपको आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है। CH3I का निर्माण आपको किससे होता है, इथाइल अल्कोहल से होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से होता है, वाटर की उपस्थिति में होता है। तो ये आपको वो कंपाउंड पूछना चाहिए। अब बाद में क्या जोड़ दिया, जिस यौगिक से आयोडोफॉर्म बना सकते हैं, यहाँ अगर छोड़ देता तो यौगिक का नाम बताते कि किससे बना सकते थे, तो ऑप्शन हमारा चेंज होता। अब कहता है यह है, तो आयोडोफॉर्म क्या है, तो आयोडोफॉर्म मिथाइल आयोडाइड को ही हम लोग आयोडोफॉर्म बोलते हैं, CH3I होता है। अब किस यौगिक से बना सकते हैं आयोडोफॉर्म क्या होता है, वैसे हमने आपको क्लोरोफॉर्म के विषय में बताया था, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। कॉमन नेम उसका क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, और उसके विषय में बहुत सारी जानकारी आपको हम पहले ही दे चुके हैं। तो आज हमारे सामने टकरा गया क्या, आयोडोफॉर्म। चलो उसका जुड़वा भाई है, हमने सोचा कि आज इसको भी समाप्त कर देते हैं, इसका भी पूरा जन्म कुंडली आपके बीच जो है, इसका पूरा जन्म कुंडली उतार के रख दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे को आयोडोफॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछा जाए तो वो कभी भी हेजिटेट ना करे, किसी भी कंपटीशन में कहीं आए तो बेहिचक उससे बन जाओ, और एक पल के लिए जब बाहर निकले तो बोले कि वाह क्या बोले थे, शारदा वाला पढ़ाया था, बताया था कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वास्तव में कब पढ़े थे, आज इस वो काम में आया। तो पढ़ा हुआ मेहनत किया हुआ चीज़ कभी बेकार नहीं जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हम बता दिए, होता क्या है कि इथाइल अल्कोहल C2H5OH का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, तो आयोडाइड के साथ और NaOH के साथ करवाते हैं। तो CH3I यानी यही आपका आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है, यही आपका आयोडोफॉर्म होता है। ये क्या होता है, आयोडोफॉर्म का निर्माण हुआ, सोडियम आयोडाइड बाहर निकला, और आपका क्या, सोडियम एसीटेट का निर्माण हुआ, और वाटर आपको यहाँ से बाहर निकल जाता है। यही बेटा केमिकल रिएक्शन होता है। तो कंपाउंड जिसकी मदद से आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है वो अगर पूछेगा तो क्या होगा, ये आपका इथाइल अल्कोहल। ये क्या है, तो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है। और ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इथाइल अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आयोडोफॉर्म मिलता है, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास मिलता है वो सोडियम आयोडाइड मिलेगा। तो उसके बाद आपका सोडियम एसीटेट मिलेगा, और 5 मोल वाटर यहाँ से बाहर निकलते हैं। मैं आपके इसके भौतिक गुण के विषय में बता दूँ कि इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। वो आयोडोफॉर्म का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, मैं उसका चर्चा कर दूं। ये बेटा पीला रंग का होता है। आयोडोफॉर्म का जो रंग होगा वो आपका कौन सा कलर होगा, तो ये पीला रंग का होगा। ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आयोडोफॉर्म हमेशा ठोस फॉर्म में पाया जाता है, और किस अवस्था में, तो कंकड़ युक्त अवस्था में ठोस फॉर्म में उपस्थित होता है। इतना ही नहीं, आयोडोफॉर्म जो होता है वो आपका जल में घुलनशील नहीं होता है। आयोडोफॉर्म आपका जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में अघुलनशील होता है। जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। अघुलन आपका जल में क्या होगा, तो अघुलनशील होगा, जल में आपका घुलनशील नहीं होगा। जबकि ये अल्कोहल और ईथर में घुलनशील होता है। अल्कोहल में और ईथर में क्या होता है, घुलनशील होता है। अल्कोहल और ईथर में क्या होता है, अल्कोहल और ईथर में घुलनशील होता है। ईथर में घुलनशील होता है, क्या होता है, अल्कोहल और ईथर में ये घुलनशील होता है, आसानी से घुल मिल जाता है। इसके आपको विशेष प्रकार के गंध होते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, तो विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है। इसका अपना एक गंध होता है जो विशेष प्रकार का
इसमें गंध भी पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, तो गंध पाए जाते हैं। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा 119 डिग्री सेल्सियस पर जब आयोडोफॉर्म को आप गर्म कीजिएगा तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ये इसके कुछ कौन सा गुण थे, तो ये इसके भौतिक गुण थे। इसके कुछ क्या थे, भौतिक गुण थे। मैंने इसका रासायनिक गुण का भी चर्चा किया है। तो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, जो रासायनिक गुण होगा, वो इसके रासायनिक गुण क्या होंगे, मैं उसका भी कुछ चर्चा कर देता हूँ। आयोडोफॉर्म का रासायनिक गुण जो होगा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा वो मैं एक दो बता देता हूँ। दो तीन प्रॉपर्टी जो अच्छे प्रॉपर्टी होते हैं। कहता है कि आयोडोफॉर्म का रिएक्शन यानी आयोडीन का रिएक्शन जब हम लोग एजी चूर्ण के साथ करवा देते हैं, किसका, सिल्वर के चूर्ण के साथ हम करवाते हैं, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन के मिलता है वो आपको एसिटिलीन प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं, एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आपको आयोडोफॉर्म आई का रिएक्शन एजी चूर्ण के साथ करवाइएगा, जो आपका सिल्वर पाउडर के फॉर्म में होगा उसके साथ, तो एसिटिलीन का निर्माण होता है। इतना ही नहीं, आयोडोफॉर्म का और भी कहानी है कि आयोडोफॉर्म यानी आयोडीन का जब लाल फॉस्फोरस के साथ, किसके साथ, लाल फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करवाइएगा, तो लाल फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करवाने के बाद आपका C2 किसका फॉर्मेशन कर देता है, CH2I2 का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये कुछ इसके रासायनिक गुण थे। इतना ही नहीं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो आयोडोफॉर्म से बेटा एंटीसेप्टिक बन के आता है। जो मलहम होता है ना, आप जो मलहम लगाते हैं घाव या बहुत चीज़ पर जो लगाते हैं, दिनाय उनाय हो जाता है, खाज खुजली हो जाता है, अभी दौर चला हुआ है, छाही बहुत होता है, तो उस पर जो मलहम लगाते रहता है लोग, तो एंटीसेप्टिक मलहम में इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल आपको औषधि बनाने में, दवा में भी आयोडोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको आयोडोफॉर्म के विषय में समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, आयोडोफॉर्म किस रासायनिक सूत्र से बनता है, तो इथाइल अल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयोडीन के साथ मिलाते हैं तो आयोडोफॉर्म CH3I का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट आपको सोडियम आयोडाइड बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और 5 मोल वाटर मिल जाता है। ठीक है, आपको और सब चीज़ जो था सबका केमिकल फार्मूला हम यही लिखते हैं, प्रोपाइन एल्डिहाइड C3H7CHO, मिथाइल आपका आयोडाइड दिया हुआ था CH3I, और इसका कुछ भौतिक गुण था, तो ये पीला रंग का होता है, यह आपका कंकड़ युक्त ठोस पदार्थ होता है, ये जल में अघुलनशील होता है। कौन, आयोडोफॉर्म जल में अघुलनशील होता है। यह आपको अल्कोहल और ईथर में आसानी से, शराब में आसानी से मिल जाएगा, ईथर में आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, इसके अपने एक स्मेल होते हैं, इसको गलाना होगा तो 119 डिग्री सेल्सियस पर आपको हीट करना होगा। इसके कुछ रासायनिक गुण होते हैं कि आयोडोफॉर्म को सिल्वर के चूर्ण के साथ आप मिलाइएगा तो एसिटिलीन बना लेगा, और आयोडीन को जब लाल फॉस्फोरस के साथ मिलाइएगा तो मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर देगा। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो मलहम बनाने में, एंटीसेप्टिक बनाने में होता है, और दूसरा औषधि बनाने में, मेडिसिन बनाने में, दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, इज इट क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाल्टन के परमाणु के अनुसार, डाल्टन के परमाणुवाद के अनुसार, डाल्टन साहब का एटॉमिक थ्योरी दिया था। डाल्टन क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था। पहले हम पूरा कहानी आपको डाल्टन का अच्छी तरह से समझा देते हैं, फिर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे ताकि डाल्टन से जो क्वेश्चन आए वो आपको छूटे नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाल्टन का बहुत बड़ा योगदान था। डाल्टन पहला वैज्ञानिक था जो एटम का एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक थ्योरी बनाने का काम किया था, पहला वैज्ञानिक डाल्टन। डाल्टन जो आपका जॉन डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी बनाया था वो 2 लॉ पर आधारित था। 2 लॉ क्या था, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ जो हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल, यानी 2 नियम, एक आपके द्रव्यमान के निश्चित अनुपात का नियम, और दूसरा जो नियम था वो नियम था आपको निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये 2 नियम पर आधारित आपको डाल्टन का थ्योरी था। डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी दिया था, डाल्टन का जो परमाणविक प्रमेय था या परमाणविक प्रारूप था, वो आपको 2 नियम पर आधारित है। पहला नियम है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम,
और दूसरा नियम क्या था, निश्चित अनुपात के नियम। इसके कुछ विशेषताएं थे। डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी दिया था इसका कुछ विशेषता था, इसके कुछ विशेषताएं थे। वो विशेषता क्या तब था, डाल्टन क्या सब बताया एटम के विषय में, मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट को क्लियर करता हूं। आप केवल ध्यान से हमारी बातों को सुनते रहेंगे तो आपको सब चीज़ देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ चला जाएगा बेटा, लेकिन इसमें जो चला जाएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टीचर के लिए ये गया सब चीज़ गया, तो ये बातों या शब्द जो निकलता है आपके बीच में इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए कि सर क्या बता रहे हैं। तो आपको पहला चीज़ तो ये बताया था डाल्टन कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे छोटे छोटे कण से बनते हैं। यानी जो आपका कोई भी पार्टिकल्स या मैटर का फॉर्मेशन होता है वो जो सूक्ष्म कण यानी वैसे छोटे छोटे कण जिस कण की मदद से किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है वही छोटे कण को क्या कहा था, एटम कहा था। यानी उसी छोटे कण को क्या कहा था, एटम कहा था डाल्टन ने। पहला नंबर पॉइंट में बताया कि एवरी सब्सटेंस और एवरी सब्सटेंस और एवरी मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ ए वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स या वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम्स। यानी प्रत्येक पदार्थ का निर्माण एक सूक्ष्मतम कण की मदद से होता है। उसी सूक्ष्मतम कण को, वही छोटे कण को डाल्टन ने क्या बताया था, एटम बताया था। पहला नंबर पॉइंट, परमाणु वही होता है, ये जॉन डाल्टन ने बताया। दूसरा नंबर पॉइंट, डाल्टन ने बताया कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उसकी कितनों संख्या ले लीजिए। जैसे मैं आपको ले लूँ, क्या हाइड्रोजन एटम ले लूँ, तो हाइड्रोजन का 1,00,000 एटम ले लीजिएगा। हाइड्रोजन का 1,00,000 एटम ले लीजिएगा तो 1,00,000 एटम एक दूसरे से बिल्कुल समान होगा, एक जैसा होगा, कहीं से किसी में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन इसी हाइड्रोजन एटम के साथ आप क्लोरीन का एटम ले लेते हैं या दूसरे किसी एलिमेंट का एटम ले लीजिएगा तो ये आपको इससे क्या होगा, डिफर होगा। ये इससे क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होंगे। इससे ये अलग हो सकता है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन एटम ले लिया जाता है, दूसरा कोई हाइड्रोजन एटम, तो ये इसके साथ जो होगा इसमें बिल्कुल सिमिलरिटी होगा, 100% सिमिलर होगा, जिसको कांग्रेस बोलते हैं। 100% सिमिलर होगा, कहीं से कोई डिफरेंसेज आपको नहीं होंगे। तो समान तत्व के परमाणु अगर लिए जाते हैं उसमें हमेशा समानता होती है, चाहे परमाणु की संख्या कितना भी क्यों न लिया जाए। लेकिन समान तत्व के परमाणु को किसी दूसरे तत्व के परमाणु से जब तुलना किया जाता है तो वो एक दूसरे से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। ये आपको जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के दूसरा नंबर विशेषता में बताया था। समझ में आ गया। मैं आपको तीसरा विशेषता बताता हूँ। तीसरा विशेषता जॉन डाल्टन क्या बताया था कि प्रत्येक एलिमेंट जो होता है, 118 तत्व बेटा मेरे पास है, तो प्रत्येक तत्व का अपना अपना परमाणु होता है। तो कहता है कि प्रत्येक तत्व का परमाणु जो होगा वो आपका एक अल्टीमेटली पार्टिकल्स होता है। अल्टीमेट पार्टिकल्स होता है, वो अद्वितीय होता है। वो अद्वितीय इसलिए होता है कि उसके पास अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स मास होता है, उसके पास अपने एक भार होते हैं, अपना एक परमाणु संख्या होता है, इसीलिए वो आप सबसे अलग होता है। वो एटम का अभी तक स्ट्रक्चर पता नहीं चला है। हम मानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो आपका सर्कुलर होता है या स्फेरिकल गेंद और फुटबॉल जैसा होता है, लेकिन अभी तक उसका वास्तविक संरचना क्या होगा किसी परमाणु का वो हम लोग नहीं जान पाए हैं। तो वो आपका स्ट्रक्चर लेस होता है, ऐसा जॉन डाल्टन ने बताया था, शुरू में ही बता दिया था। और बताया था कि प्रत्येक एलिमेंट के एटम आपके क्या होते हैं, तो वो आपका अल्टीमेट पार्टिकल्स होता है, अद्वितीय कण होता है, जो अपने आप में सबसे अलग होता है। उसके आपके अलग भार होते हैं, उसके अलग परमाणु संख्या होते हैं, लेकिन संरचना विहीन होता है, उसका संरचना हम लोग नहीं जानते हैं। ये पॉइंट नंबर 3 में बताया था। चौथा नंबर पॉइंट जो जॉन डाल्टन ने बताया वो ये बताया कि एटम्स, आपका एटम्स जो होता है वो बिल्कुल कंजर्व होता है। कैसे कंजर्व होता है उसको जॉन डाल्टन ने समझाने का काम किया था कि एटम्स आपका इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। एटम्स का न ही विनाश होता है और न ही उत्सर्जन होता है। एटम्स जो होंगे वो चौथा नंबर पॉइंट में बताया है कि एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। इनडिस्ट्रक्टेबल यानी क्या, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका न ही उत्सर्जन होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
डिस्ट्रॉयड, यानी इंडस्ट्रेबल, यानी इसका उत्सर्जन और विनाश संभव नहीं है। एटम संरक्षित होता है, परमाणु आपको संरक्षित होते हैं, अपना रक्षा खुद कर सकता है, ये एबिलिटी एटम में होता है, ऐसा जॉन डाल्टन ने बताया था, हम नहीं बता रहे हैं। कहता है कि एटम्स आपका इंडिस्ट्रक्टेबल होता है, इसको न ही उत्सर्जित किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, और न ही इसका विनाश होता है। ऐसा पॉइंट नंबर 4 में जॉन डाल्टन ने बताया अपने एटॉमिक मॉडल में। नेक्स्ट एक और पॉइंट जॉन डाल्टन बताया था, क्या बताया था कि प्रत्येक एलिमेंट का एटम्स जो होते हैं वो आपको इंडिविजिबल होता है। प्रत्येक एलिमेंट्स का एटम्स जो होगा वो आपको इंडिविजिबल होगा, उसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। जॉन डाल्टन समझाया था, शुरू में ही समझाया था। क्या समझाया था जॉन डाल्टन, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो बेटा, दुनिया का सब चीज़ जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है आस पड़ोस कहीं भी, वो सारे के सारे परमाणु से बने होते हैं। आपके सामने हम पेपर का टुकड़ा लिए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी बेटा एटम से बना हुआ। आपसे अगर कोई पूछ दे कभी भी कि परमाणु क्या होता है, तो बेहिचक उसको समझाने के लिए कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ पर जो कुछ भी आपको दिखाई देगा फटाफट आपको दिखाई देगा, कुछ भी तो दिखाई देगा। जहाँ कहीं भी आप होंगे, मिट्टी होगा, पेपर होगा, कागज होगा, कुछ भी होगा, आप लीजिएगा फटाफट उसको डिवाइड करना शुरू कर दीजिएगा। ऐसे करके क्या कीजिएगा, डिवाइड करना शुरू कर दीजिएगा। उसको जैसे ही डिवाइड कीजिएगा, एक समय आएगा उसको फाड़ते फाड़ते, धागा भी होगा वो भी एटम से बना हुआ है, कुछ भी हो जो आपके हाथ से उस समय फाड़ सकते हैं, तो ऐसे ऐसे फाड़ दीजिएगा। फाड़ते फाड़ते एक समय आपको ऐसा आएगा कि आपके फाड़ने से भी वो और छोटा नहीं हो सकता है, उसको कह दीजिएगा देखो ये एटम है। ये क्या है, एटम है। आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे हाथ में क्या है, पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा है, बिल्कुल नगण्य है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये आपको बिल्कुल नगण्य है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ये आपको जॉन डाल्टन ने बताया था। नेक्स्ट एक और पॉइंट बताया जॉन डाल्टन, पॉइंट नंबर 6। वो क्या बताया कि किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो होंगे वो आपको इंडिविजिबल तो होगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से वो पार्टिसिपेट करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यही टोटल कहानी किसका था, जॉन डाल्टन के एटॉमिक मॉडल का था। और इसी से आपको क्वेश्चन होगा, क्या होगा, परमाणु अविभाजित होता है, बिल्कुल सही चीज़ है। अभी बताए हैं इंडिविजिबल होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक पाए जाते हैं, ये आपको रदरफोर्ड ने बताया था। किससे, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। हम ये भी लेक्चर आपके इसी यूट्यूब चैनल पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाल चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। परमाणु गोलीय होता है, ये भी आपको रदरफोर्ड ने ही ये जूम करके बताया था कि परमाणु स्फेरिकल होता है, लेकिन अभी तक इसका जो एग्जैक्ट साइज होना चाहिए, वो शेप क्या होता है वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मान लिया था कि गोलीय होता है। तीसरा, परमाणु का आकार नाभिक के आकार से छोटा होता है, ये भी कौन बताया, तो रदरफोर्ड ने बताया, क्योंकि परमाणु बहुत बड़ा है और उसके अंदर कितना छोटा कितना बड़ा होगा ये सब वहां हम चर्चा किए हैं कि दोनों का रेडियस क्या होता है। दोनों में कंक्लूजन निकाला था जब कंपेयर किया था किसको, परमाणु को उसी के न्यूक्लियस के, जिसका परमाणु ले, जैसे हाइड्रोजन परमाणु ले ली तो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ना, उसी से कंपेयर करके निकाला था रदरफोर्ड ने। तो ये तीनों रदरफोर्ड का कहानी था। ऊपर वाला किसका कहानी था, डाल्टन का था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। क्या कहता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ये बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हम 5-6 बार बता चुके हैं, लेकिन बार बार क्वेश्चन है, जब देते हैं सिलेक्शन में तो आ जाता है कुछ क्वेश्चन। क्या कहता है कि IUPAC पद्धति के अनुसार HCOOH का नाम क्या है। बेटा HCOOH का क्या नाम होगा आप बताओ। यह आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह आपको कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है, ये आपका कौन सा एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन का एसिड होता है, तो इसका कॉमन नाम लिखते हैं बेटा फॉर्मिक एसिड। एक अगर रहेगा तो इसका क्या नाम लिखेंगे, फॉर्मिक एसिड। और यहीं पर अगर 2 कार्बन हो जाएंगे, CH3COOH रहेगा, तो इसका जो कॉमन नेम आ जाएगा, CN का मतलब कॉमन नाम, ये सामान्य नाम आपका कौन सा एसिड हो जाएगा, तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। हमने इससे भी क्वेश्चन आपको करवाया है, कई एक बार क्वेश्चन आपको इससे पूछे। तो ये आपका फॉर्मिक अम्ल हो गया, ये आपका एसिटिक अम्ल हो गया। और आपके पास अभी जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या पूछ रहा है कि इसका नाम होगा, तो ये तो कॉमन नेम हो गया। अगर इसका IUPAC नाम आप लिखिएगा, तो IUPAC नाम एक कार्बन का है, तो एक कार्बन के लिए मीथेन लिखते हैं, ठीक है। ई को हटा देते हैं, ANE को आप क्या करते हैं, मीथेन है तो ई को हटाएंगे, मीथेन लिख देंगे, ई को रिमूव कर देंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए ओइक एसिड आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड हो जाएगा। और इसका जब IUPAC नाम लिखिएगा तो ये आपका इथेनोइक एसिड हो जाएगा। कौन सा एसिड हो जाएगा, तो ये आपका इथेनोइक एसिड हो जाएगा। इज इट क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत, ये इथेनोइक एसिड हो गया। ये आपका कौन सा एसिड हो गया,
मिथेनोइक एसिड हो गया। आपके पास क्वेश्चन था HCOOH का नाम क्या होगा, तो बेटा मिथेनोइक एसिड होगा। क्या होगा? मिथेनोइक एसिड का। आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज़्यादा किसी बच्चा को चाहिए, समझना चाहता है, तो मैं उसके लिए भी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। नोमेनक्लेचर आपको मैंने पढ़ाया है किस पर, तो शारदा केमिस्ट्री, वो भी अपना ही चैनल है। शारदा केमिस्ट्री पे आप जाइएगा, नीचे में होगा, वहाँ पर आप नोमेनक्लेचर में जाके इस पूरे को आप देख सकते हैं कि क्या क्या करके एक एक करके फंक्शनल ग्रुप को मैंने पढ़ाया है। अल्केन पढ़ाया है, अल्किन पढ़ाया है, अल्काइन पढ़ाया है, साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्काइन, साइक्लिक ग्रुप जितना भी है वो आपको, बाईसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, सारे कहानी वहाँ पर देखें। फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएँ, एल्डिहाइड पढ़ाएँ, कीटोन पढ़ाएँ, ईथर पढ़ाएँ, अल्कोहल पढ़ाएँ, नाइट्राइड पढ़ाएँ, उसके बाद आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएं, सल्फोनिक एसिड पढ़ाएं, इपॉक्साइड पढ़ाएं, ईथर पढ़ाएं, सारे आपको वहाँ अल्कोहल पढ़ाएं, ये सारा ग्रुप, नाइट्रो पढ़ाएं, नाइट्रोसो पढ़ाएं, हेलो ग्रुप पढ़ाएं, सारा पढ़ाएं। एरोमेटिक कंपाउंड भी आपको पढ़ा दिया गया है बेंजीन का। वहाँ पर लगभग आपको टोटल कहानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हम पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे की ओर मूव करता हूँ और आप लोग देखिएगा आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एल्युमिनियम, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए किस लवण का वैद्युत अपघटन करवाएंगे। बेटा वैद्युत अपघटन करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है और एल्युमिनियम को क्या करना है, प्राप्त करना है। आपके सामने एल्युमिनियम का ही दिया हुआ है, NaAl2O2, सोडियम एल्यूमिनेट दिया हुआ है, एल्यूमिना दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसको क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिएगा इसका, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्युमिनियम आपको बाहर निकल जाएगा। एल्युमिनियम का वैसे भी बहुत सारे कहानी हम आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एल्यूमिना से क्या करेंगे, आपको रेड्यूस करवा देंगे इसको। जैसे ही आपका अपघटन करवाएंगे इसका, यहाँ पर दिया हुआ भी था कि हमको अपघटन करवाना है, तो बेटा इससे अपघटन अगर करवाइएगा, मान लो यहाँ भी एल्युमिनियम, इससे अपघटन करवाइएगा तो आपको क्या आ जाएगा, NaO2, अपघटन करवाइएगा तो NaAl आ जाएगा। अपघटन में होता क्या है, खाली यहाँ से ऑक्सीजन भाग जाएगा, ऑक्सीजन भाग जाएगा। यहाँ से करवाइएगा अपघटन तो आपको ये 3 गो ऑक्सीजन, ये 4 गो ऑक्सीजन, ये दोनों भाग जाएगा। बचेगा क्या, Al2K2S इसमें बच जाएगा। एलुनाइट है, तो इससे तो अपघटन करवाना है आपको, केवल आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाना है, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से रिडक्शन करवाना है। तो करवाना तो मुख्य रूप से हमको अपकरण ही है, रिडक्शन ही करवाना है, अपचयन ही करवाना है। तो यहाँ से ऑक्सीडाइज करवाइएगा, तो यहाँ से ये आपका O3 जो है वो आपको ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, एल्युमिनियम। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सो देखिएगा, कहता है आंसू गैस का सूत्र है। आपको पता होना चाहिए आंसू गैस का क्या सूत्र होता है। बेटा इसका उपयोग नहीं करना। मान लो शादी विवाह का माहौल होता है, खुशी का माहौल हो, वहाँ पर जाके आप क्या कीजिएगा कि CCl3NO2 को छोड़ दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, सारे के सारे लोग रोना शुरू कर देंगे। इसका प्रयोग आपको पुलिस प्रशासन करता है, तब करता है जब कोई भी विवाद, अभी देखते होंगे कंटिन्यू विवाद होते रहता है। लोग नौकरी करते हैं तो पैसा के लिए लड़ते हैं, फलान चीज़ का दर्जा नहीं दिया, सब फ्री में सब चीज़ पाना चाहता है। आज के दुनिया में कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, सब फ्री में सब चीज़ पाना चाहता है। तो उस दौर में आप देखते होंगे कि बहुत तरह का धरना प्रदर्शन होता है। जब भीड़ अनकंट्रोल हो जाता है, किसी भी विवाद को लेके जब भीड़ बेकाबू हो जाता है, प्रशासन से नहीं संभलता है, तो प्रशासन भी आंसू गैस का प्रयोग करता है। और वहाँ से लोग जब इसमें छिलमिलाते हैं तो वहाँ से लोग भागना शुरू करते हैं। तो ये आंसू गैस का सूत्र होता है। तो ये आंसू गैस है। और N2 आपका कौन सा गैस होता है, लाफिंग गैस होता है। ये कौन सा गैस होता है, तो ये गैस आपको हंसाने का काम करता है और ये गैस आपको रुलाने का काम करता है। ये गैस हंसाएगा, ये किसका काम करेगा, तो हंसाने का काम करेगा, हंसाने का काम करेगा। कैसे करेगा वो हम बाद में समझा देंगे कभी। और ये आपको रुलाने का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, रुलाने का काम करेगा, रुलाने का काम करेगा। तो एगो हंसाता है और दूसरा रुलाता है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन अब क्या बनता है, अब तो इतना पढ़ने के बाद बेटा थैंक यू तो बनता ही है, नहीं? तो आपको इतना कुछ पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपने पढ़ा, मेरे साथ जुड़ा रहा, बहुत अच्छी बात है। इतना समय में मैंने अभी आपके साथ जुड़ा तो बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिला और हमको भी सीखने को मिला। तो एक छोटा सा इंटरवल जिसको लंच ब्रेक हम बोलते हैं, लंच ब्रेक तो नहीं बोल सकते हैं, उतना देर वेट नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन के सेक्टर पर हैं।
तो हम लोग इतना तो ब्रेक ले सकते हैं कि कम से कम पानी पी ले और चाय पी ले, तो जस्ट इसको टी ब्रेक बोलिए। चाय पानी पीजिए, हम भी पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है सो देखिए, क्या कहता है कि आवर्त सारणी के समूह वन, बेटा 1 ग्रुप है और 7 और आपका 7 ग्रुप है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आवर्त सारणी का ये पीरियोडिक टेबल का है, ये आपको एस ब्लॉक में आते हैं। मैं एक एक करके इसको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये आपके पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक। ये पी ब्लॉक का समूह, ये पी समूह का है, ये समूह का है। ये आपको पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या बढ़ जाता है? सीधी सी बात है। आप पहला का एलिमेंट आप लिखिए, मैं आपको बताता हूँ। तो पहला वाला में हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, वो दोनों होगा। इसमें तो उस समय पाया नहीं जाएगा। तो तीसरा से आपका पी ब्लॉक का शुरुआत होता है, क्योंकि पहला कक्षा होता नहीं है, दूसरा में केवल एस कक्षा होता है, तीसरा में आपका एस भी होता है और पी भी होता है, चौथा में भी एस पी होता है, और पाँचवा में भी क्या होता है? एस पी होता है। पाँचवा में एस भी होगा और क्या होगा? पी भी होगा। पाँचवा में भी आपका एस पी होता है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पाँचवा में एस भी होगा और पाँचवा में पी भी होगा। छठा में भी एस होगा और छठा में भी पी होगा। सातवां में भी एस होगा और सातवां में भी क्या होगा? पी होगा। ये आपको इसमें तो एस पाया नहीं जाता है, इस सब में पी पाया जाता है। तो मैं आपको वहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से पी पाया जाता है। तो आपको तीसरा पीरियड जब लीजिएगा तो इसमें आपका एलिमेंट होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। ये आपका 1A ग्रुप का एलिमेंट। 7A ग्रुप में आप जब देखिएगा तो हाइड्रोजन के सामने ये ब्लैंक होगा, खाली होगा। लिथियम के सामने ये ब्लैंक होगा। तीसरा से आपका पाया जाएगा तो यहाँ आपका लिथियम के सामने, हाइड्रोजन नहीं, लिथियम के सामने नहीं होगा। 1S, हाँ एक कम होता है, N-1P लिखते हैं। 2S और 2P, 2S और 2P भी होता है, 1S में नहीं होता है। तो इसके सामने ब्लैंक आपका नहीं होगा, इसीलिए तो एक एक करके दिखा रहे थे कि कहीं मिस्टेक न कर जाए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ये आ गया। अब इसके बाद लिथियम के बाद यहाँ पर आपका फ्लोरीन होगा, यहाँ आपके क्लोरीन होंगे, यहाँ पर आपका ब्रोमीन होगा और यहाँ पर आपका आयोडीन होगा, बिल्कुल सेम चीज़ में। ये आपका पीरियड नंबर 1 है, इधर पीरियड लिख देते हैं, ठीक है। पीरियड मतलब आवर्त है, तो आवर्त का कहानी भी आप देख लेंगे। ये आपका पहला नंबर है, ये आपका दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, ये पाँचवा नंबर है, ये छठा नंबर है और ये सातवां नंबर है, ठीक है। अब आप देखिएगा तो इसका हम नंबर भी लिखते हैं और अंतर कहाँ से क्या सब आ रहा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो आपके सामने हम इसका नंबर लिख रहे हैं। तो नंबर जब लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नंबर क्या होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, लिथियम का 3 होगा, इसका 11 होगा, इसका 19 होगा और उसके बाद 35 36 आप जोड़ते चले जाएंगे। फ्लोरीन का आपका 9 होगा, इसका 17 होगा और इसका आपका जोड़िएगा तो लगभग ब्रोमीन का 36 37 जो भी है, 17 18, 18 के बाद 18 को और जोड़ दीजिए, 35 36 के करीब आएगा। ब्रोमीन के बाद आपका क्या होता है, आर्गन के बाद क्रिप्टन, यानी 35 के करीब होगा। जो भी हो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जब आप देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, तो आप अगर इसका ऑर्बिट देखिए, अब कहता है संयोजकता, तो संयोजकता बेटा इसका भी 1 होता है और इसका भी 1 होता है, दोनों का संयोजकता सेम होता है। क्योंकि वैलेंसी जब आप निकालेंगे तो इसकी वैलेंसी जो होगी, इसके भी लास्ट कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका भी लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का लिखिएगा तो 2 8 और 1 हो जाएगा। पोटेशियम का लिखिएगा तो 2 8 8 और 1 हो जाएगा। 2 10 18 19 तो सब 1 होगा। और इसका भी वैलेंसी लिखिएगा तो 1 1 ही आएगा, यानी -1 -1 -1, तो वैलेंसी आपका सेम हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण शक्ति, ऑक्सीकरण शक्ति आपका ये एगो ऑक्सीकरण करेगा, एगो अभिकरण करेगा। परमाणविक त्रिज्या जो हो जाएगा वो आपको बदल जाएगा। परमाणविक त्रिज्या लिथियम का आप देखिएगा तो लिथियम में आपका 2 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा
और इसका जब देखिएगा तो आपका ये हो जाएगा और इसके बाद आपको ये कक्षा फिर ये कक्षा, तो आपको परमाणविक त्रिज्याएं भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परमाणविक त्रिज्या जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। अब बढ़ेगा क्यों परमाणविक त्रिज्या, वो भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा तो ऑर्बिट का संख्या इंक्रीज करेगा, और ऑर्बिट का संख्या इंक्रीज करेगा तो आपके ऑर्बिट के संख्या बढ़ेंगे, तो पहला ऑर्बिट से ज़्यादा रेडियस, पहला ऑर्बिट इतना छोटा तो दूसरा इतना बड़ा, उससे बड़ा, तो आपको बढ़ क्या जाएगा, तो परमाणविक त्रिज्या आपको इंक्रीज कर जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिखाया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, वैद्युत अपघटन में, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकारक होता है। वैद्युत अपघटन बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। मैंने कुछ वर्ड आपको बताया था, याद होगा, उस वर्ड से बोले थे कि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैंने आपको वर्ड बताया था लियोजर, लियोजर मैंने बताया था। लियोजर इसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब मैंने बताया था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि रिडक्शन हो रहा है। मैंने एक और वर्ड आपको बताया था केयर, केयर मतलब CA का मतलब होता है कैथोड, और कैथोड पर किसका क्रिया होता है, तो रिडक्शन का क्रिया होता है। यानी कैथोड पर आपका अवकरण या अपचयन की क्रिया होगा, अवकरण या फिर अपचयन का क्रिया होगा। किसका क्रिया होगा, अपचयन का क्रिया होगा। और एनोड पर, एनोड पर आपका क्या होगा, और एक वर्ड आपको मैंने और भी बताया था LON, तो आप इससे सब चीज़ निकाल सकते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अवकरण। यह ऑक्सीकरण है, यह अवकरण है। कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, इसमें दो ही इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड और दूसरा एनोड। तो कैथोड पर अवकरण हो रहा है, इसका मतलब एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा। कैथोड पर अवकरण हो रहा है, इसका मतलब एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा होगा। और लोन में बताया था, इसमें बताया था कि L का मतलब लेफ्ट, बाएं में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और ये आपके क्या होते हैं, एनोड होते हैं, और ये आपका क्या होगा, तो निगेटिव होगा। देखो अब सारा चीज़ आपको क्लियर होगा इतना ही से। बाएं तरफ एनोड को लिखा जाता है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड आपका निगेटिव होता है। तो एनोड निगेटिव, इसका मतलब कैथोड पॉजिटिव। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एनोड आपका ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। एनोड बाएं तरफ लिखा जाएगा तो कैथोड कहाँ लिखा जाएगा, दाहिनी तरफ लिखा जाएगा। तो पूछ रहा था कि वैद्युत अपघटन कहाँ होगा, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ होगा, तो ऑक्सीकरण बेटा एनोड पर होगा। देखिए कहाँ से आ गया, यहाँ से भी मिल गया आंसर और यहाँ से भी मिल गया आंसर। आपको कभी पूछेगा कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, तो एनोड आपके निगेटिव होंगे, कैथोड आपके पॉजिटिव होंगे। लिखा कहाँ जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो एनोड बेटा जनरली जो है प्रायः आपको बाएं तरफ लिखा जाता है और कैथोड आपको दाएं तरफ लिखा जाता है। एनोड में इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन हो कहाँ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर, यानी एनोड पर आपको इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनोड पर, इलेक्ट्रॉन लूज होता है और वही इलेक्ट्रॉन एनोड से कहाँ पहुँचता है, कैथोड पर पहुँचता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप ऐसे भी इस डायग्राम को इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो यही आपका ऐसे डायग्राम भी बना के आप देख सकते हैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेके। तो आप सिंपली, हम उतना तो नहीं दिखाएंगे। ये आपका एनोड है जो बाएं तरफ लिखा गया है, और ये आपका कैथोड है, ये आपका क्या है, कैथोड है, ये आपका क्या है, तो कैथोड है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, ये आपका क्या होता है, तो निगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ से जब ऐसे तार को जोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और इधर की ओर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। आया समझ में। तो यही एनोड और कैथोड होते हैं, और इस पर जो क्रिया होगा वो ऑक्सीडेशन की यानी ऑक्सीकरण का क्रिया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर रहा है। और इस पर जो क्रिया होगा वो आपको रिडक्शन यानी अवकरण का क्रिया होगा। उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन तो बेटा समझना होगा। ऑक्सीकरण, रिडॉक्स अभिक्रिया का क्वेश्चन है। मैंने इससे पहले भी आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके समझाया है, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, हम फिर तोड़ के समझाएंगे। क्या कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकारक अवकारक अभिक्रिया नहीं है।
ऑक्सीकारक अवकारक नहीं है। अब देखो बेटा, ये आपका जीरो फ्री स्टेट में, ये भी आपका जीरो, और यहाँ पर क्लोरीन पर -1 और यहाँ पर क्लोरीन पर हाइड्रोजन पर +1। ध्यान से देखिएगा तो आपको सब चीज़ हम समझा देंगे, आराम आराम से समझते रहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो एक ऑक्सीजन बढ़ गया, ऑक्सीडेशन बढ़ गया, संख्या 0 से +1 हो गया तो ऑक्सीकरण हो गया। क्लोरीन में क्या हो गया, 0 से -1 तो रिडक्शन हो गया। इसका मतलब ये रिएक्शन आपका रिडॉक्स हो गया, इसमें ऑक्सीकरण भी हो गया और अवकरण भी हो गया। पूछ रहा है कि कौन में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, यानी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। ऑक्सीकरण नीचे से दिखाए हैं, अवकरण ऊपर से दिखाए हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा में देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपका दिया हुआ है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका लिखिए, तो ऑक्सीजन पर क्या होगा -2 और कैल्शियम पर क्या होगा +2। -2 गुने 3, -2 गुने 3 कितना हो जाएगा, -2 गुने 3 -6, और -6 में +2 घट गया तो क्या बचा, तो -4 बचा, तो कार्बन पर +4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन पर -1 तो इस पर आपका क्या हो जाएगा +1, नो डाउट। अब यहाँ देखिएगा क्लोरीन पर -1, 2 क्लोरीन है तो -2 तो इस पर क्या हो जाएगा +2, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, इस पर -2 तो -2 गुने 2 -4 तो इस पर आपका +4, और यहाँ पर क्या हो गया, तो इस पर -1 तो इस पर +1। अब देखिए किसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कैल्शियम पर +2 था, कैल्शियम पर +2, कोई ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा घटा तो नहीं बढ़ा घटा। यहाँ पर आपका कार्बन पर +4 है, यहाँ भी कार्बन पर +4 है, कहीं से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कहीं से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऑक्सीजन पर -2, ऑक्सीजन पर -2, दोनों जगह -2, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाइड्रोजन पर +1, हाइड्रोजन पर +1, क्लोरीन पर -1, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये आपको रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। चूंकि आगे भी इसमें क्वेश्चन है, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। जिंक आपका फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन पर -2, ऑक्सीजन कितना है 4 गो तो -8 हो गया। हाइड्रोजन पर +1 तो हाइड्रोजन 2 ठो है तो +2 हो गया। -8 में +2 को घटा दीजिएगा तो -6 आएगा, इसका मतलब सल्फर पर +6 होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर -2 तो -2 तो +8 हो गया। सल्फर पर आपका कितना दिया हुआ है तो +2, तो -8 में से +2 घटाइएगा तो -6 बचेगा, तो इस पर +6 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ, हाइड्रोजन फ्री स्टेट, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन फ्री स्टेट है तो आपका 0 हो गया, हाइड्रोजन फ्री स्टेट है तो आपको क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिएगा जिंक का यहाँ से क्या हो गया, तो जिंक का बढ़ गया, जिंक का बढ़ गया, इट मीन्स क्या, जिंक में आपका ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक का क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसके बाद आपको किसका कहानी है, H2O होगा। यहाँ बेटा गलती लिखा गया, यहाँ पर H2O होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये +1 और ये -1, तो ये आपको इसमें क्या हो रहा है, तो केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, बाद बाकी किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। दोनों कहता है कि अभिक्रिया नहीं, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं, ये दोनों का दोनों नहीं था। अब यहाँ पर देखिएगा तो सोडियम पर अकेले तो 0, क्लोरीन भी अकेले दिया हुआ है तो क्लोरीन भी अकेले है तो इस पर भी 0 होगा, इस पर भी 0, इस पर भी 0। अब यहाँ पर -1 और यहाँ पर क्या हो गया +1। तो अब आप देखिएगा ऑक्सीजन, एक मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, ये सही था, यहाँ पर दोनों अभिक्रियाएँ हो रही थी, हमको पूछ रहा था कौन नहीं है, तो ये आपका 0 था, तो ये तो आपका ऑक्सीडेशन हो गया, और +1 से ये आपका 0 पर चला गया तो यहाँ रिडक्शन हो गया, यानी दोनों अभिक्रिया हो गया। यहाँ देखिए सोडियम 0 से +1 में गया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो गई, ऑक्सीकरण हो गया, और क्लोरीन आपका 0 से -1 पर चला गया तो यहाँ पर अवकरण की क्रिया हो गया। एक चीज़ और मैं इधर लिख देता हूँ, OXD का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक। यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई तो ये ऑक्सीकरण हो गया। और REDN जो लिख रहे हैं इसका मतलब होता है रिडक्शन, इसका क्या मतलब होता है रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है अवकरण। क्या होता है अवकरण, या इसी को हम लोग अपचयन भी बोलते हैं, अपचयन भी हम लोग बोलते हैं। तो ये दो चीज़ आप बोल सकते हैं। तो 3 गो रिडॉक्स रिएक्शन था, ये भी आपका क्या हो गया, दोनों चीज़ इसमें हो रहा है, तो ये भी आपके रिडॉक्स हो गए, और ये भी आपको क्या हो गया, तो रिडॉक्स हो गया। 3 गो रिडॉक्स अभिक्रिया है। पूछ रहा था रिडॉक्स कौन नहीं है जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण नहीं होता है, तो वो आपका ऑप्शन कौन सा था, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं हो रहा था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि सल्फाइड जो NaOH में विलय होता है, सल्फाइड जो NaOH में क्या होगा, विलय होगा, वो बेटा AS2, और अभी कहानी सल्फर डाइऑक्साइड का हम बताए थे, जो AS2
क्या कहता है आर्सेनिक AS2 के साथ विलय हो जाता है, आसानी से मिल जाता है। बाद बाकी इस सब में इस HGS, PBS और CuS में आपका सल्फाइड का विलय नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा तो बेटा लिख लो, सारा एटम दिया हुआ है, या हाइड्रोजन का 3 गो आइसोटॉप्स है, या हाइड्रोजन है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, या आपको हाइड्रोजन दिया हुआ है, या आपका ड्यूटेरियम है, और ये जो आपका दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ, तो ये आपका ट्रिटियम है, ये आपका क्या दिया हुआ है, ट्रिटियम दिया हुआ है, और ये आपका हीलियम दिया हुआ है। तो सब में इलेक्ट्रॉन लिखिएगा तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें आपके प्रोटॉन कितने हो गए, तो एटॉमिक नंबर आपका जो होगा 1 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन क्या हो गया, तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाइए तो 0, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया ये। इसमें भी आप देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन आपके 1 होंगे, प्रोटॉन आपके 1 होंगे, और न्यूट्रॉन क्या होगा, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, यही आपका इलेक्ट्रॉन है, यही आपका प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, तो 2 में से 1 को घटा देंगे, मास में से नंबर को घटाइए तो 1 न्यूट्रॉन। यहाँ पर लिखिएगा तो इलेक्ट्रॉन आपके 1 है, प्रोटॉन भी आपके 1 है, और यहाँ पर न्यूट्रॉन का संख्या देखिएगा तो 3 में से 1 को घटाइएगा 2 न्यूट्रॉन आपको होगा। यहाँ पर देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन आपके 2 है, प्रोटॉन भी आपके कितने हैं, तो 2 है, और न्यूट्रॉन का संख्या यहाँ देखिएगा तो 4 में से 2 को घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि किसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं था, तो न्यूट्रॉन आपका 43 नंबर क्वेश्चन में आपको न्यूट्रॉन, 43 का A नंबर ऑप्शन जो हाइड्रोजन था उसमें न्यूट्रॉन नहीं था, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1.008, इट मीन्स आपको 1 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसा ग्लास जो बसों और हवाई जहाज़ों के खिड़कियों में लगाया जाता है। बेटा ग्लास के विषय में तो मैंने इससे पहले केमिकल फार्मूला भी बताया, बहुत कुछ आपको पहले भी सिखा चुके हैं, लेकिन हमारे पास ये पहला क्वेश्चन आया है जो हवाई जहाज के खिड़कियों के शीशा में जो ग्लास का उपयोग किया जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मैंने इससे पिछले लेक्चर में या उससे भी पिछले लेक्चर में जस्ट 1-2 लेक्चर के पहले भी ग्लास के विषय में पढ़ाया था कि कांच क्या होता है, शीशा क्या होता है, उसके रासायनिक अभिक्रिया के विषय बताए थे, कैसे बनता है, वो पहले भी हम बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आया है कि ऐसा ग्लास जो बसों और हवाई जहाज़ों के खिड़कियों में लगाया जाता है वो आपका अस्तरित ग्लास होता है। कैसा ग्लास होता है, अस्तरित कांच होता है जिसका प्रयोग करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा कि वैसे जो शीशा आपका घर में लगा होता है कांच में, तो आप 1, 2, 3 चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। जो कांच का शीशा रहता है, ऐसे जो गैप जिसमें उसको फंसाया जाता है, आप देखिएगा तो वो शीशा ऊपर से टाइट रहता है, मोटा रहता है, उसकी मोटाई ज़्यादा रहती है, नीचे मोटाई कम होता है, और उसको जब डोलाइएगा तो वो आसानी से डोलेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, टेम्परेचर वेरी करता है, तो वो शीशा पिघलता है, तो ऊपर से कहाँ नीचे की ओर ग्रेविटेशन के कारण आता है। वो जो गैप हम देते हैं इसीलिए देते हैं कि जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो वो गैप भर जाएगा, और ज़्यादा अगर जगह नहीं मिलेगा तो कांच क्रैक ना कर जाए, इसीलिए गैप डाला जाता है। वही कहानी, वही चीज़ आपको एरोप्लेन के खिड़कियों के शीशा में भी इस्तेमाल होता है। आप जरा ध्यान से देखिएगा अस्तरित ग्लास। अब कहता है कि उसमें जो ग्लास इस्तेमाल किया जाता है उसको प्लेक्सी ग्लास कहा जाता है, जिसी को हम लोग कौन सा प्लेक्सी ग्लास यानी अस्तरित ग्लास का इंग्लिश आपका प्लेक्सी ग्लास होता है। यह आपको पेट्रोलियम बेस्ड एक्राइलिक मटेरियल से बना होता है। पेट्रोलियम पर आधारित एक्राइलिक तत्व जो होता है जिसकी मदद से प्लेक्सी ग्लास का निर्माण होता है। यह आपका एक्राइलिक प्लास्टिक होता है और इसको लैक्सन पॉलीकार्बोनेट भी बोलते हैं। ये जो आपका अस्तरित ग्लास है वो एक्राइलिक प्लास्टिक होता है, क्योंकि एरोप्लेन में जो बेटा इस्तेमाल किया जाता है, आप एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, अच्छे क्वालिटी के फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हल्का होगा। ज़्यादा भारी एरोप्लेन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ईंधन खर्च हो जाएगा उसको उठाने में, तो वो हल्का हो इसीलिए उसको हल्का बनाया जाता है। और सारा ऐसे शेप डिजाइन किए जाते हैं कि दिक्कत तो मछली का शेप देखा है पानी में कैसे भागेगा, वैसे ही उसका भी शेप रहता है, क्योंकि हवा को क्या करता है कि चीरते हुए वो आगे बढ़ता है, तो उसके लिए उसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो वो उसमें आपको हल्के सब्सटेंस सबका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्राइलिक प्लास्टिक और लैक्सन आपका पॉलीकार्बोनेट से बना होता है। ठीक है, अब कहता है कि इसका वेट क्या होता है, हल्का होता है। ये जो कांच होते हैं ये भी आपके हल्के कांच होते हैं। लाइट मतलब हल्का होगा। शैटर प्रूफ होता है। शैटर प्रूफ कहने का मतलब
शटर प्रूफ कहने का मतलब ये बिल्कुल आपका जो ऐसे रहता है, मतलब शटर प्रूफ। शटर प्रूफ करने का मतलब क्या, पूरा सील्ड रहता है, पूरा क्या रहता है, सील्ड रहता है। लेकिन इसमें और कुछ होता है एरोप्लेन के खिड़की के शीशा में, वो हम आपको समझाते हैं। कहता है कि ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, आर पार दिखाई देगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। अब कहता है कि लेयर्ड, यानी इसमें परत दर परत के शीशा होते हैं, ऐसे इसके बाद परत, ऐसे ऐसे परत दर परत के आपको फाइबर टाइप के शीशा होते हैं, जिसके मिडिल लेयर जो होता है, जिसका जो मिडिल लेयर होता है उसमें आपको एक होल्स होता है, मिडिल लेयर में आपको छिद्र कर दिया जाता है। और छिद्र किसके लिए होता है, कंडेंसेशन के लिए, संघनन की क्रियाएं जो होगी उसके लिए आपको उसमें छिद्र कर दिया जाता है, ताकि क्रैक होने की संभावनाएं, चनकने की संभावनाएं, टूटने की संभावनाएं, फ्रैक्चर यानी उसको चकनाचूर होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाता है। तो ऐसे शीशे का प्रयोग आपको एरोप्लेन जो होते हैं उसके खिड़की में किया जाता है, या बस के खिड़की में किया जाता है। आगे बढ़े आप, वैसे मैं आपको बताता हूँ, वैसे आप बस में चढ़ते होंगे, बस का कहानी तो आप देख सकते हैं। बस में भी चढ़िएगा तो आप देखिएगा शीशा में छेद रहता है, शीशा में आपका छेद किया हुआ रहता है। काहे छेद किया हुआ रहता है, इसी के कारण कंडेंसेशन की क्रिया जो है आराम से हो सके, संघनन यानी आपको बाहर और अंदर के टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अंदर ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो आराम से बाहर निकल जाए, और बाहर ज़्यादा टेम्परेचर है तो आराम से वो अंदर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि पेट्रोल में दुर्गंध होती है। मैंने इससे पहले भी पूरा पेट्रोल का, पेट्रोकेमिकल का पूरा ऑपरेशन कर चुका है। तो पेट्रोल का दुर्गंध बेटा किसके कारण होता है, तो दुर्गंध वाला गैस से होता है तुम्हारा सल्फर। दुर्गंध वाला गैस कौन होता है, सल्फर। अभी भी बताएं जहरीला होता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। और दुर्गंध किसके कारण, सल्फर के यौगिकों के कारण। और इसमें सल्फर के यौगिक पाते हैं, जिसके कारण पेट्रोल में क्या पाया जाता है, दुर्गंध पाया जाता है। तो इस प्रकार आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर जो केमिस्ट्री का था वो लास्ट कर गया। कैसा लगा आपको, शुरू से लास्ट तक आप बने थे, देखे, तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।